नमस्कार दोस्तों आज से मैं आपकी तैयारी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी करवाया करूँगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जो ऑल इंडिया में जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी का मिश्रण होगा, प्लस एडवांस होंगे। चाहे वो कंपटीशन यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, एसएससी का हो, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, जीडी और ऑल जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी का मिश्रण लिया गया है। इसमें इन सभी का मिश्रण लिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ और, आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल पर भी जीएस और जीके की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से भी आप डेली क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसमें भी डेली 2 वीडियो डाली जा रही हैं। जीएस और जीके से संबंधित वीडियो उसमें भी डाली जा रही हैं। तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट होगा, यहाँ से भी तैयारी कीजिए और वहाँ से भी तैयारी कीजिए, तो आपकी तैयारी 100% निश्चित सफलता की ओर ले जाएगी आपको। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और उस दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके उसको देख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में घरों के जो कुएं के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रसिद्ध इतिहासकार मैके व्हीलर और हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के अद्भुत गृह निर्माण योजना का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ प्रत्येक घरों में कुएं थे जो वृत्ताकार अथवा अंडाकार थे। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो कुएं थे वो वृत्ताकार और अंडाकार थे और इनका व्यास था 9.1 मीटर। 9.1 मीटर बड़े कुएं का था ये, और जो छोटे कुओं का व्यास है वो 2.1 मीटर है। 2.1 मीटर इस तरह से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो वह दक्षिण भारतीय राज्य था चोल राजवंश था वो। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ऐसा हमें प्रसिद्ध इतिहासकार थे नीलकंठ शास्त्री, उन्होंने बताया है कि दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी चोलों की मजबूत नौसैनिक बेड़ों के कारण ही चोलों की झील बन गई थी। और चोलकालीन अभी के लेखों से चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में श्रीलंका को विजित किया था, जो इस चीज़ का प्रमाण है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी और संधि की शर्तों के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया? तो भारत में द्वैत शासन जो प्रारंभ किया गया था 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधारों से प्रारंभ किया गया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन पार्षदों की सहायता से करता था जिन्हें वह मनोनीत करता था। दूसरे थे हस्तांतरित विषय, उनका प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वह निर्धारित सदस्यों में से नियुक्त करता था, निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, एक तो था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया, यानी दोनों थे ये। और दोस्तों आपको बता दें कि श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया था और उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित उनके 2 अखबार थे। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, इन दोनों का उद्देश्य था। तो इसका जो है ये कूट 1 पार्ट सही है, ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये किसके तहत की जा सकती है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। दोस्तों ऐसा
भारतीय संविधान के, हमारे संविधान के अध्याय 3 के अंतर्गत 169 में ये लिखा गया है, 69 में ये है। और आपको बता दें कि अध्याय 3 के अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राज्यों में विधानमंडल एवं उसकी कार्यवाहियों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो पंतनगर में की गई है। यह उत्तराखंड के पंतनगर में है ये। और वहाँ पर जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कितने में की गई थी? 1964 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में यह विश्वविद्यालय अपने नवीनतम बीज संबंधी शोधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीसोल है। तो एंटीसोल जो है लैटेराइट मिट्टी होती है दोस्तों, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह नवविकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली मृदा है। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा जो सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वो लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। और ये चिकमंगलूर जनपद जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ पर जो लगाए गए थे 1852 ईस्वी में लगाए गए थे। 1852 ईस्वी में कहवा के बागान लगाए गए थे। और दोस्तों चाय के जो प्रथम बागान लगाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा वो नीलगिरी पर्वत पर 1850 ईस्वी में लगाए गए थे। 1850 ईस्वी में लगाए गए थे। तथा इसके पश्चात जो है असम में चाय बागान सबसे पहले असम में 1860 ईस्वी में लगाए गए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार का जो भाग नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है, बिहार है छोटा नागपुर का, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है। ये तीनों तो हैं लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये छोटा नागपुर पठार जो है खनिज संपदा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को जो कहते हैं वो कहते हैं बुओयंट फोर्स कहते हैं उसको। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उछेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम किया था आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून जो होता है वो होता है हर महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। यानी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। नेक्स्ट, लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़ों से पारस्परिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या क्रोनिकल तंबू को क्या कहते हैं। तो शंक्वाकार या क्रोनिकल तंबू को जो कहते हैं वो कहते हैं टीपी कहते हैं। और ये टीपी आपको बता दें, टीपी जो है रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू का आवास है। और टीपी मुख्यतः बिशन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क जो स्थित है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो आधारित है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यानी आनंद मठ की रचना जो की थी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह जो है प्रथम विद्रोह था और यह 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। 1760 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ये। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे ये थे हरीश चंद्र बनर्जी थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें नील आंदोलन जो हुआ था ये सितंबर 1859 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बंगाल के नदिया ज़िले के गोविंदपुर गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने की थी। और हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने
नील आंदोलन में काफ़ी काम किया था। इन्होंने क्या किया था कि किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात और इसके विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में उन्होंने लगातार खबरें छापी थी अपने इस अखबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का जो नाम था वो था इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया? यानी अन्य रजवाड़ों का तो भारत में विलय हो गया था, लेकिन ये 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में शामिल होने में देरी हुई थी। तो ये कौन कौन से थे? एक तो था ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ था। और हैदराबाद का जो विलय हुआ था, तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कार्रवाई करवाई थी, पुलिस कार्रवाई करवाई थी और 17 सितंबर 1947 को ये हैदराबाद का विलय हुआ था। और जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान भाग गया था। फलतः जनमत संग्रह को आधार बनाकर इसे 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन यह प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया ये जो सुनिश्चित किया गया समान कार्य के समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये जो किया गया है 39 अनुच्छेद है, 39(3) और ये घ पार्ट है इसका, इसमें किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 344 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का जो प्रयोग है प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के पश्चात करते हैं। राजभाषा आयोग में उन भाषाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राष्ट्रपति ने 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी 1956 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो आधारित है वो आधारित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आयरलैंड के देश के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वसम्मति से जो निर्वाचित यानी निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति थे वो थे एन संजीवा रेड्डी। आज तक वही निर्विरोध चुने गए थे, एन संजीवा रेड्डी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 1977 में चुनाव हुए थे, उसमें निर्विरोध चुने गए थे ये। इससे पहले भी ये 1969 में ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये वीवी गिरी से चुनाव हार गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी ही अब तक एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, दीपा नामक स्थानांतरित कृषि जिसमें छोटे छोटे पौधों को जलाकर नई कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है, निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इस तरह की जो कृषि है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है।
और मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में है ये, जरा और एरका नामक क्षेत्रों में है, प्रचलित है ये खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। तो दंड संहिता 1860 के तहत जो है ये है धारा 326 बी के तहत ऐसा है कि स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। तो धारा 326 बी के तहत है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। तो वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से जो साख के लिए साख का स्रोत है वो है कॉरपोरेट उद्योग के लिए, निगम के लिए है ये। और मानक वाणिज्य साख पर एक साख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः जो है व्यापारिक वित्त में हुआ करता है, जो आमतौर पर अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया कराता है, यानी अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया इसके द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से देखिए सूरतगढ़ जो है राजस्थान में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है, धोरन जो है गुजरात में है, और ये कोठागुदम जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये बिजली उत्पादन केंद्र है कोठागुदम आंध्र प्रदेश में है, वर्तमान तेलंगाना में स्थित है, और 120 मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। तो ये आंसर गलत है और ये सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। तो निम्नलिखित में से जो शीत मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है, यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। और गोबी जो है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से भी एक है, जहाँ तापमान जो है 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है, यानी 0 से भी 40 डिग्री नीचे तक यहाँ तापमान चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवासीय स्थिति किसके लिए निर्धारित है। तो आवासीय स्थिति जो निर्धारित है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लेखा वर्ष के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं, किस मोड में प्रिंट होते हैं, होते हैं पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को जो अनुमति प्रदान करता है वो करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। और लेखानुदान जो है राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या 4 महीने के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, वो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना, नहीं है। पूर्ण रोजगार ये है, मूल्य स्थिरता ये है, धन और आय का नियमन ये भी है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से जो रोग होता है प्रोटोजोआ वो होता है मलेरिया, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया बुखार जो है प्लाज्मोडियम वीवैक्स प्रोटोजोआ नामक एक वायरस होता है, उसके कारण होता है ये। और एनाफिलीज नामक मादा मच्छर होते हैं, उनके काटने से मनुष्यों में ये प्रभावित होता है। और ऐसी मच्छरों द्वारा होता है जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके काटने के बाद जब व्यक्ति को काटता है तो तब ये बीमारी संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से जो तात्पर्य है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है इसका तात्पर्य, यानी तोरण से ऊपर बने जो अलंकृत बहुमंजिला भवन होते हैं उनसे तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो था उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर को बादशाह ने यानी जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। तथा मसूर की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, साइबेरिया का विलासारस और बंगाल का एक पुष्प, इसकी कृतियाँ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलियोडोरस का बेस नगर
में स्थित अभिलेख संदर्भित है। किससे संदर्भित है? वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, केवल वासुदेव से संदर्भित है। वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण से संदर्भित है। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में जो है यूनानियों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा है। सम्राट मेनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। वहीं पर दूसरी ओर एंटीपोल कीडस के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था और उसने बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो निम्नलिखित में से जो हुआ था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, भील विद्रोह हुआ था। और भील जनजाति जो है पश्चिमी भारत के खान देश में रहने वाली जाति है और सन 1817 और 25 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी के भूराजस्व बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ था। इसे भील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो स्वराज पार्टी के गठन से जो संबंधित थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, वो संबंधित थे, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। और स्वराज पार्टी ने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने से विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना की नीति बनाई थी। तो ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और दोस्तों और अधिक क्वेश्चनों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वर्मा सर, ये है चैनल का नाम है, मैं लिखे देता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। वर्मा सर एडवांस जीके, इस पर वीडियो देख सकते हो। इस पर भी डेली वीडियो डाली जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच।